हेलो एवरीवन, वेलकम इन कंपटीशन कंजर्वेटरी। आज होने वाली है सीटेट की महा इंटरेस्टिंग क्लास। महा इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रहा हूं, आज हम लोग बहुत से जो हार्ड वर्ड्स हैं जिनको हम सुन के ही कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे स्किमिंग, बॉटम अप, इंडक्टिव, इस तरीके के जो भी वर्ड्स हैं ये क्या है, कैसे हैं, है ना। कई बार कंफ्यूजन में हम लोग आंसर गलत कर देते हैं। तो आज हम लोग बहुत ही अच्छे मेथड से इनको सीखेंगे ताकि हम लोग कभी नहीं भूलें। ठीक है, बहुत ही अच्छा मेथड यूज करेंगे। 5 मिनट भी एक मेथड में नहीं लगेगा, 2 मिनट के अंदर आप वो चीज सीख जाओगे। ठीक है, गारंटीड, गारंटीड आप आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, वो भी इंटरेस्टिंग वे में, बिल्कुल आप बोर नहीं होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीटेड एग्जाम हिंदी इंग्लिश शब्द जाल। ठीक है, देखिए स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो गई, वो पीपीटी की वजह से, उस पर ज्यादा आप फोकस मत करिएगा। सीटेड एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश का जो शब्द जाल है, या फिर बीएड वाले जो बच्चे हैं जो बीएड कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए पेडागोजी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कुछ बच्चों के पास में हिंदी होती है, कुछ के पास में इंग्लिश होती है। ठीक है, तो पेडागोजी में ये दोनों शब्द आते हैं। जैसे यहां पे बात हो रही है इंडक्टिव मेथड, जो देखो पहला आ गया इंडक्टिव मेथड, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आगमन विधि। अच्छा, दोनों का मतलब, दोनों की काम एक ही है, बस आपको इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग पढ़ना पड़ता है। सीटेट वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको हिंदी में भी क्वेश्चंस आने, इंग्लिश में भी आने। तो होता क्या है, हम लोग डबल डबल स्टडी करते हैं, हिंदी का अलग स्टडी कर रहे हैं, इंग्लिश का अलग कर रहे हैं। अलग अलग करने की जरूरत क्या है, इंडक्टिव मेथड ही मतलब आगमन विधि है। इसको अगर आप समझ जाएं तो फिर सिंपल, आगमन विधि, आगमन विधि मतलब इंडक्टिव मेथड। चलो इसको समझाते हैं बहुत अच्छे से, अभी नहीं समझ में आएगा प्रॉपरली। वी विल टेक सम एग्जांपल्स। अब इंडक्टिव मेथड क्या है, व्हाट इज इंडक्टिव मेथड, इस पे चलते हैं। ठीक है, चलो उससे पहले इसको इरेज कर देते हैं। चलो अब आते हैं इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड को समझने के लिए चलते हैं हम लोग न्यूटन के पास में। मैंने कहा था बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। देखो ये न्यूटन बैठे हुए हैं अपना सेब लेकर, वही वाला सेब जो इनके ऊपर गिरा था जी। तो मान लो, अच्छा जब सेब गिरा, ये न्यूटन है, न्यूटन के ऊपर ये इनका सेब गिरा। ठीक है, उसके बाद सेब गिरते ही तो नहीं इन्होंने थ्योरी बना ली, उसके बाद इन्होंने कई गिरती हुई चीजों पे फोकस किया। जैसे यहां पे क्या है, पंख गिर रहा है, फेदर, स्टोन, और दूसरे शेप को गिरते हुए इन्होंने ऊपर से नीचे की ओर ऑब्जर्व किया, देखा। ठीक है, देखा, सीखा, उसके बाद इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के लिए एक रूल बनाया। ठीक है, समझते जाइएगा अच्छे से। इन्होंने क्या किया, देखा सेब गिरा है, फिर गिरती हुई चीजों को देखना, इनको कुछ लगा कि इससे सीखेंगे क्यों गिरा, तो गिरती हुई और चीजों को देखा, कई चीजों को गिराया। ठीक है, ये पृथ्वी पर ही क्यों आ रहा है, ये सब देख के इन्होंने सीखा और कुछ एक नियम बनाया, गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, जब हम किसी उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं, मतलब कुछ देखकर सीखते हैं और उसके लिए फिर हम उसके बाद नियम की तरफ जाते हैं, नियम पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडक्टिव मेथड या फिर आगमन विधि। गॉट इट, इंडक्टिव मेथड या आगमन विधि क्या होगा, जब हम कोई चीज देखकर सीख जाते हैं उसके बाद हम रूल्स पे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव मेथड। चलो और समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। आ जाते हैं हम लोग इस पेज पे। देखिए, इफ आई हैव टू लर्न एडवांस केमिस्ट्री, अब जो हमारा इंडक्टिव मेथड है वो हर जगह काम नहीं आ सकता। वो छोटे बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, स्टार्टिंग में हम उनको उदाहरण देकर समझाते हैं, ये सेब खाओ। ठीक है, स्कूल में जाके फिर वो देखता है, वो ए फॉर एप्पल, फिर उसको पढ़ता है, तो ये हो गया इंडक्टिव मेथड। छोटे बच्चों के लिए बहुत काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा मेथड रहता है। बट इफ यू टॉक अबाउट, सपोज आपको केमिस्ट्री सीखनी है, वहां पे क्या होगा, क्या हजारों उदाहरण से स्टार्ट करेंगे आप,
कौन सा इन्वेंशन कैसे हुआ, पहले जाके उदाहरण लेंगे, उसको जिएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, उसके बाद आके रूल्स पढ़ेंगे, तब तो इसमें बहुत समय लगेगा। अगर आप इतने रूल्स में चलेगा ना तो आपका इतना समय लगेगा ना कि आप शायद पूरे रूल्स ही ना पढ़ पाए, है ना। तो यहाँ पे इंडक्टिव मेथड काम नहीं आएगा, आगमन विधि यहाँ पे काम नहीं आएगी। यहाँ पे क्या काम आएगा, यहाँ पे काम आएगी आपकी डिडक्टिव मेथड, यहाँ पे डिडक्टिव मेथड काम आएगा, निगमन विधि, ठीक है। यहाँ पे काम आएगी आपकी निगमन विधि। चलिए देखिए अब इसमें क्या होता है, निगमन विधि में क्या होता है, थोड़ा बहुत तो आप समझ ही गए होंगे। इंडक्टिव मेथड का जस्ट उल्टा, जहां पर हम लोग नियम पहले सीखते हैं फिर उदाहरण पे जाते हैं। अगर हमको केमिस्ट्री पढ़नी हो तो कौन सी विधि का यूज होगा, फिर हम लोग यूज करेंगे डिडक्टिव मेथड का, निगमन विधि का, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या होता है, यहां पे हम लोग जाते हैं सबसे पहले नियम की ओर, सबसे पहले आप जाएंगे नियम की ओर, और जब नियम से हम जाते हैं उदाहरण पे, उसको बोलते हैं हम लोग डिडक्टिव मेथड, ठीक है। जैसे टीचर सबसे पहले क्या होता है, जब मैथ्स पढ़ाता है तो क्या करता है, आके मैथ्स का एक रूल लिख देता है। क्लास में एक टीचर घुसता है, मैथ्स का टीचर, सब लोग उससे ज्यादा नफरत करते हैं, मैथ्स इतनी जल्दी आती नहीं है, इस पे बहुत सारे जोक्स भी बनते हैं। तो मैथ्स वाले टीचर क्या करते हैं, आकर एक रूल लिखवा देते हैं, एक सूत्र लिखवा दिया और बोले बेटा इस सूत्र के हिसाब से आप 10-12 सवाल लगा लो, ठीक है। आके मतलब नियम पहले बता दिया, रूल उसके बाद आप उदाहरण करेंगे, यानी सवाल लगाने के लिए बैठ जाते हैं। जब हम किसी नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं, रूल टू एग्जाम्पल, पहले रूल पढ़ा उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स लगाते हैं, तो ये कौन सी हमारी विधि हो जाती है, डिडक्टिव विधि, निगमन विधि। समझ में आ रहा है ना। जब प्रैक्टिकली कोई चीज करने के बाद में हम सीखते हैं और नियमों की तरफ जाते हैं, दैट इज इंडक्टिव मेथड। जब हम पहले नियम पढ़ें उसके बाद प्रैक्टिकल पे जाएं, एक्सपीरियंस करें चीजों को, ये हो गई हमारी डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले समझते रहे। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग जी। इंडक्टिव मेथड, सॉरी यहां पर भी डिडक्टिव ही रहेगा। डिडक्टिव मेथड इज गुड और बैड। अभी जो डिडक्टिव मेथड है ये अच्छा है या बुरा है, ये आपको बताना है। डिडक्टिव मेथड में क्योंकि रोट मेमोराइजेशन होता है, ठीक है, लेस अंडरस्टैंडिंग। जब डायरेक्ट इतने सारे रूल कोई बता देगा ना, तो इसमें दिक्कतें क्या आती हैं, आप रटने पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं, रूल्स को रटते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली तो किया नहीं ना। अब आप सेब गिरा, सेब को देखकर उन्होंने वो गुरुत्वाकर्षण का नियम बना दिया, तो उनको रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकली उसको फील कर चुके हैं। लेकिन जब टीचर आके पहले रूल्स लिखवा देता है 10-12 व्हाइट बोर्ड पे, तो आप क्या करोगे, मजबूरी में पहले रूल्स को याद करोगे, रटोगे। तो ये फोर्स करता है रटने पर, ठीक है, रटने की प्रवृत्ति इससे आपकी आती है, ठीक है। कम समझ में कम आता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, सेव्स टाइम, आपका समय बचाता है, ठीक है। एफिशिएंसी आती है, क्योंकि आप रूल के बाद में चीजों को करोगे तो ना कुशल हो जाते हैं आप, एफिशिएंसी आती है। कम समय में जल्दी चीजें करवाता है निगमन विधि, ठीक है। निगमन विधि एक्सपीरियंस करके, चीजों को अनुभव करके बाद में रूल्स बनाया जाए, इंडक्टिव मेथड आगमन विधि। और पहले नियम पढ़ के हम बाद में कोई प्रयोग करेंगे जाके, या फिर प्रैक्टिकली करेंगे, तो ये निगमन विधि या डिडक्टिव मेथड, ठीक है। अब ये समय बचाता है, एफिशिएंट होता है, आपको कुशल बनाता है, ठीक है। ये सारे इसकी अच्छाइयां हैं। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कुछ है ही नहीं, आपको बस समझना है। मान लो आपके सामने एक चैलेंज है, आप कोई कोर्स कर रहे हो, उसका सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, जो आप एक साल में भी कंप्लीट नहीं कर सकते। अच्छा मान लो अब सिलेबस की हम लोग इंडक्टिव मेथड करवाएं, आगमन विधि, तो क्या होगा, पहले गार्डन ले जाएंगे आपको, हर एक स्टोरी सुनाने से पहले उसको एक्सप्लेन करेंगे या एक्सपीरियंस करवाएंगे, उसके बाद क्लास में लाकर आपको नियम बताएंगे, रूल बताएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। ये हो गई इंडक्टिव मेथड। तो एक एक लेसन में कितने समय लगेंगे और कितनी क्लासेस होती हैं, कितने बच्चे होते हैं, सोचो 10 साल एक क्लास के लग जाएंगे,
तो वहां पे कौन सी विधि काम आएगी? इंडक्टिव मेथड, क्योंकि हमारे पास चैलेंज क्या होता है? ह्यूज सिलेबस, कॉम्प्लेक्स टॉपिक, कंफ्यूजिंग, जटिल टॉपिक्स होते हैं, कंफ्यूजिंग टॉपिक्स होते हैं, आप उनको इंडक्टिव विधि से कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो क्या होता है इंडक्टिव मेथड, सॉरी डिडक्टिव मेथड जो हमारा होता है निगमन विधि, वो क्या होता है? फास्टर, तेज होता है। ये वर्ड्स आप समझते रहिएगा, ये ही पूछे जाते हैं कौन सा उसका पार्ट है, तो ये फास्टर होता है। ठीक है, मेंटर आकर आपको रूल बताता है, सबसे पहले रूल आपको बताए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये इसलिए लिखा हुआ है, सपोज क्वेश्चन में आएगा मेंटर केम इन क्लास एंड गिव अ रूल टू स्टूडेंट एंड देन स्टूडेंट सॉल्व 10 क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दैट रूल, व्हाट मेथड इज दैट? अब आप सिंपली कौन सा मेथड हुआ? रूल से उदाहरण की ओर, डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि। ठीक है जी, तो लेकिन ये क्या होता है? बिल्कुल क्लियर होता है, क्योंकि आप इसमें रूल पहले पढ़ चुके होते हैं, तो ये क्लियर होता है, एफिशिएंट होता है, मतलब स्पष्ट और कुशल होता है ये। ठीक है, तो डिडक्टिव मेथड से क्या होता है? राइट मेथड राइट प्लेस। डिडक्टिव मेथड से हम लोग सही जगह पे सही मेथड और सही रूल का यूज करते हैं, क्योंकि रूल हमें पहले ही बता दिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं, थोड़ा सा ये जल्दी होता है, फास्टर रहता है और सिलेबस वगैरह जल्दी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और कई जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं ना, उनको हम रूल पहले पढ़ लेते हैं, तो थोड़ा सा इजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि इसमें बिल्कुल ये पक्का आपको समझ में आ जाए, इसमें इसकी गारंटी नहीं रहती है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। याद करने के लिए आप कैसे याद रख सकते हो? जब निगमन से नियम, निगमन से नियम मतलब डिडक्टिव मेथड, अगर हिंदी वाले याद रखेंगे तो निगमन से नियम मतलब नियम से उदाहरण की ओर जाना है, वो होता है निगमन विधि। नियम सबसे पहले आ जाए, वो निगमन विधि। इंग्लिश वाले याद रखें, डिडक्टिव से डायरेक्ट रूल, डिडक्टिव से डायरेक्ट रूल पे आ गए पहले, बाद में हम जाएंगे उदाहरण पे, एग्जाम्पल पे। तो ये याद रखने का आपका तरीका है। इंडक्टिव मेथड अलग था, डिडक्टिव मेथड में डायरेक्ट रूल लगेगा। ठीक है, ये आपको रिमेम्बरिंग ट्रिक है याद रखने के लिए, एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। 10 सेकेंड, उससे पहले सिंपल टेस्ट हो जाए आप लोगों का, एक सिंपल सा टेस्ट। सपोज एक टीचर आके यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखवाती है वर्ब की। ठीक है, डायरेक्ट आके एक डेफिनेशन लिखवाती है टीचर वर्ब की, व्हाट इज वर्ब। ठीक है, और उसके बाद में आप उसके एग्जाम्पल्स लिखते हैं या वही लिखवाती है, तो बताओ ये कौन सा मेथड है जी? ये आप लोगों को वीडियो पॉज करके कमेंट में लिखो, आंसर इसका आप लिखें कौन सा मेथड है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं। टॉपिक 2, कंफ्यूजिंग जोन। हाँ, टॉप डाउन और बॉटम अप जो ये अप्रोच होती है ना, टॉप डाउन अप्रोच क्या है, बॉटम अप अप्रोच क्या है? सबसे कंफ्यूजिंग अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी, हिंदी वाले समझ गए होंगे, अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी, ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से समझिए। देखिए, जब कोई टॉप टू डाउन की बात हो रही हो, टॉप डाउन तो लिखा ही है, वो है हो जाएगा अधोमुखी। नीचे से ऊपर की ओर ये हो जाएगा ऊर्ध्वमुखी, बॉटम अप। अब इसको समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट उस पर चलते हैं, ये अप्रोच कौन सी है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आप बैठ जाइए इस हेलीकॉप्टर में। ठीक है, यहां पे ये आप इसमें बैठ गए। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखें। अब हेलीकॉप्टर में आप बैठे हो, वहां से किसी शहर का नजारा आप ले रहे हो। आप हेलीकॉप्टर से देखने पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? पूरा शहर दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ पे कोई इंसान आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि आप बहुत ऊपर से पूरा एरिया